हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो गाइस आज है संडे और लेके आ गए हैं फिर से एक नई संडे स्पेशल वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू बिकम एयर होस्टेस। 12th क्लास के बाद आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं एयर होस्टेस के लिए। तो आज की वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी से सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि 2 दिन वीडियो नहीं ला पाया। उसके पीछे रीज़न था, बहुत बड़ा रीज़न था, लेकिन वो वीडियो के अंत में बताऊंगा ताकि अभी से ही आप वीडियो को स्किप ना करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में क्या क्या कवर करने वाला हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। एयर होस्टेस बनने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फिजिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड, कोर्स कौन कौन से हैं, टॉप इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आपकी सैलरी पैकेज और प्रमोशन आखिर में, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में कवर होने वाली हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और उसके बाद डिस्कस करूंगा कि 2 दिन में वीडियो क्यों नहीं ला पाया, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर दबा के रखिए, वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। चलिए शुरुआत करता हूँ वीडियो की। सबसे पहले तो गाइस वीडियो की मेन शुरुआत करूं उससे पहले आपको थोड़ी बहुत बेसिक सी जानकारी दे देता हूं मैं एयर होस्टेस के बारे में। देखिए, एयर होस्टेस आपकी एक इंडियन एयरलाइन की जॉब है जिसमें आपकी 3-4 पोस्ट होती हैं और जो पोस्टों के नाम होते हैं वो होते हैं आपके कैबिन क्रू, फ्लाइट अटेंडेंट और स्टीवर्ड। अब ये गाइस आप गर्ल्स भी कर सकते हैं, बॉयज़ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एयर होस्टेस के लिए अप्लाई सिर्फ गर्ल्स कर सकती है, बॉयज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं सबसे पहले इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तरफ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको 12th क्लास पास होना चाहिए। अब आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या फिर साइंस से हो, तीनों से आपका चल जाएगा। ठीक है, मार्क्स की मैं बात करूं, देखिए कई एयरलाइंस में आपकी मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है और कई एयरलाइंस में इसकी मार्क्स की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं मांगी जाती। ठीक है, अगर मैं बात करूं फिर भी अगर रिक्वायरमेंट मांगी जाती है तो क्या होती है, 45 से 50% के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए एयर होस्टेस बनने के लिए। ठीक है, अगर मैं वही बात करूं आपकी एज लिमिट की इसके लिए, तो जो आपकी एज लिमिट होती है, बेसिक एज लिमिट, वो होती है आपकी मिनिमम 17 से 25। तो 17 से 25 आपकी इसके लिए एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी और आपको इसके लिए बता देता हूँ आपकी। ठीक है, मैरिड स्टेटस में आपका सबसे पहले आप अनमैरिड होने चाहिए। ठीक है, मैरिड स्टेटस में सबसे पहले आप अनमैरिड होने चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड क्विक थिंकिंग होनी चाहिए आपकी। मतलब आप देखिए जो आपकी आप एक सटीक वक्त पे अगर आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है तो डिसीजन लेने की आपकी क्षमता बहुत तेज होनी चाहिए। आपको मतलब तुरंत उसी वक्त पे डिसीजन लेना पड़े। जैसे आप जानते हैं कभी कभार मौसम खराब हो जाता है तो एक इमरजेंसी लैंडिंग भी करानी होती है, इसके लिए आपकी क्विक थिंकिंग होनी चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए आपके पास, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल लोगों से बात करने के लिए। ठीक है, फ्लुएंस इन फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, मतलब गाइज आपको अच्छी लैंग्वेज आनी चाहिए, सॉरी आपको फॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, अब लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज है वो मैं आपको बता देता हूँ जो आपको आनी चाहिए। तो देखिए जो लैंग्वेज में है वो आपको आनी चाहिए, सबसे पहले तो अपनी हिंदी हो गई, दूसरी आपको इंग्लिश हो गई और तीसरी कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, चाइनीज़ हो गई, जापानीज़ हो गई, अब आप कोई सी भी उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तीसरी आपको लॉन्ग आवर्स वर्किंग हैबिट होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए आप जैसा जानते हैं कभी कभार इमरजेंसी भी हो जाती है तो उसके लिए आपको अलग से काम करने की, उसके लिए फिर आपको कभी कभार अलग से भी काम करना पड़ जाता है 3 से 4 घंटे, तो इसके लिए आपकी लॉन्ग आवर ऑफ हैबिट होनी चाहिए। ठीक है, लॉन्ग आवर वर्किंग हैबिट आपकी होनी चाहिए। तीसरी फिजिकल फिट होने चाहिए आप, चौथी सॉरी पांचवी आप प्लीजेंट पर्सनैलिटी होनी चाहिए आपकी, छठी पोलाइटनेस एंड हेल्पिंग नेचर आपका होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कई बार भी फर्स्ट टाइम जो भी लोग आते हैं उनको कई सारी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आपका हेल्पिंग नेचर और पोलाइटनेस आपके अंदर होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक सी एलिजिबिलिटी है जो ये एयर होस्टेस के लिए आपको चाहिए होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में देखिए अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ उसकी हाइट के ऊपर। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है, मिनिमम हाइट वो होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। ठीक है, 157 सेंटीमीटर यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, और मेल कैंडिडेट्स के लिए वहीं जो हाइट रखी गई है वो रखी गई है 170 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ये भी वही है, हाइट के ऊपर भी कई कई एयरलाइंस में देखी जाती है आपकी हाइट मिनिमम कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, वरना आपकी मिनिमम तो 157 ही देखी जाती है। ठीक है, 157 तो आपकी होनी चाहिए फीमेल के लिए, और मेल कैंडिडेट्स के लिए आपकी 170 होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वेट का बता देता हूँ, वेट आपकी हाइट पे डिपेंड होना चाहिए। जितना आपका वेट है मतलब उसी के लगभग आपका, उसी के आसपास आपका वेट हो। अब ऐसा नहीं है कि आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो आपका वेट 170 होना चाहिए, मतलब वेट आप लगा सकते हैं उस हिसाब से 70 या 65 तक आपका चल जाएगा। ठीक है, वही बात करूँ बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई की, तो वो आपका होना चाहिए। देखिए फीमेल कैंडिडेट्स का बीएमआई आपका मैं बता देता हूँ, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स का 18 से 22 आपका चल जाएगा। ठीक है, और मेल कैंडिडेट्स का 18 से 25 आपका ये होना चाहिए बीएमआई। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसमें स्ट्रेंथ के ऊपर, क्योंकि ये भी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर ही आता है। स्ट्रेंथ के अंदर देखिए आपके अंदर इतनी क्षमता तो होना चाहिए कि आप एक 90 kg की सर्विस कार्ट को धकेल सके। ठीक है,
90 kg के सर्विस कार्ट को आप धकेल सकें। और एक और चीज़ इसमें आपको जैसे कोई छोटे सामान होते हैं, लगेज होते हैं, वो आप उठाकर अपने ओवरहेड बिन में रख सकें, ठीक है। ओवरहेड बिन में आप अपने रख सकें इन सामानों को, ठीक है। इसलिए आप में इतनी क्षमता तो होनी चाहिए। एक और चीज़ जो फिजिकल स्टैंडर्ड में आती है वो आती है आपकी स्विमिंग, ठीक है। स्विमिंग आपको आनी चाहिए। यू हैव टू बी स्विम 25 मीटर, यानी आपको 25 मीटर तक की स्विमिंग आपको आना बहुत ज़रूरी है। आप 25 मीटर तक स्विम तो लगभग कर सकें, इतनी तो आपका ज़रूरी है। देखिए वैसे स्विम आपसे कोई भी इसका टेस्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप मान लीजिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए अप्लाई करते हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए, तो आपका स्विम टेस्ट भी हो जाता है, वरना आपसे इंटरव्यू में ही बेसिकली पूछा जाता है, क्योंकि आपको पानी से कहीं कोई बीमारी तो नहीं है इसलिए, ठीक है। एयरलाइंस का मैंने आपको बता दिया, 2 प्रकार की एयरलाइंस होती हैं आपकी, डोमेस्टिक एयरलाइंस और एक इंटरनेशनल एयरलाइंस, ठीक है। अब बात करता हूँ इसकी एक और 2 चीज़ों की। आपकी देखिए कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए बॉडी पे, ठीक है। टैटू नॉट अलाउड ऑन द बॉडी, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा, कोई भी टैटू आपकी बॉडी पे नहीं होना चाहिए, और किसी भी प्रकार का पिंपल एंड स्केयर्स आपके चेहरे पे नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। स्कार्स अगर हम इसे अच्छे से कहें तो किसी भी प्रकार के आपके चेहरे पे नहीं दिखने चाहिए। तो ये थे आपके सारे फिजिकल स्टैंडर्ड्स। अब बात करता हूँ उसके लिए आप में मेडिकल स्टैंडर्ड्स की, क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए तो सबसे पहले तो आपका मांगा जाता है विजन, ठीक है। वो होता है आपका 6/6 आपको, ठीक है। 6/6 कॉन्टैक्ट लेंस इसमें अलाउ करे जाते हैं। अगर लेकिन आप चश्मा लगाते हैं तो फिर आप एयर होस्टेस के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। कॉन्टैक्ट लेंस चल जाएंगे, आपका 6/6 आपका विजन होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट को देखिए, कैंडिडेट शुड हैड अ हिस्ट्री मेडिकल इलनेस। अगर आपको कोई भी पास में बीमारी रही है अपनी, ठीक है, दिमाग से जुड़ी हुई, तो वो आप अपना पहले ही शेयर आपको उन्हें करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपको किसी भी प्रकार की कार्डियोमस्कुलर डिजीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी प्रकार की, ठीक है, किसी भी प्रकार की, यानी किसी भी प्रकार की कार्डियोमस्कुलर डिजीज आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यही आपको ये 3 चीज़ें ही आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड में देखी जाती है। आपका विजन, आपको कोई दिमागी बीमारी तो नहीं है, और आपको कोई कार्डियोमस्कुलर कोई आपको डिजीज ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कोर्स टाइप की, ठीक है। ये सारी आपकी इसकी बेसिक थिंग थी जो मैंने आपको बता दिया। अब कोर्स कितने प्रकार के होते हैं, देखिए कोर्स 3 प्रकार के होते हैं इसमें आपके। एक होता है आपका सर्टिफिकेट कोर्स, दूसरा होता है आपका इसमें डिप्लोमा कोर्स, और तीसरा होता है आपका डिग्री कोर्स, ठीक है। अब इन कोर्सेज में क्या क्या आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए चलता हूँ। सबसे पहले एक और चीज़ बता देता हूँ, देखिए जो आपके सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वो 1-1 साल के होते हैं, और जो डिग्री कोर्स होते हैं वो आपके 3 साल के होते हैं, ठीक है। तो अब लेके चलता हूँ मैं आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज के ऊपर, फिर जाएंगे डिप्लोमा, और फिर जाएंगे हम डिग्री कोर्सेज के ऊपर। देखिए सर्टिफिकेट कोर्सेज के अंदर आपके कुछ 12 प्रकार के कोर्स आते हैं, ठीक है। सबकी इनकी ड्यूरेशन 1 साल की ही है, ठीक है। मैंने आपको शुरू में बता दिया है। एविएशन एंड हॉस्पिटल सर्विसेज, ठीक है। प्राइवेट पायलट ट्रेनिंग, कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग आपकी, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल एयरलाइंस एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, एयर टिकटिंग एंड टूरिज्म, एयरपोर्ट ग्राउंड मैनेजमेंट, एयर आरटी रेडियो फ्लाइट ऑफिसर, इंटरनेशनल एयर कार्गो, ठीक है। आपकी सर्टिफिकेट कोर्स इन फेयर टिकटिंग विजन, यहाँ पे GTMC कोर्सेज, ठीक है। सर्टिफिकेट कोर्सेज इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और सर्टिफिकेट इन एविएशन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, ठीक है। आपका तो ये सारे आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो 1 साल की ड्यूरेशन इनकी होती है, ठीक है। अब लेके चलता हूँ आपको डिप्लोमा कोर्सेज पे। तो देखिए ये आपके कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, ठीक है। ये भी 12 प्रकार के ही हैं, इनकी भी ड्यूरेशन 1 साल ही है। डिप्लोमा इन एयरलाइंस मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एयरलाइंस एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, इन प्रोफेशनल कैबिन क्रू सर्विसेज, इन प्रोफेशनल ग्राउंड स्टाफ सर्विसेज, ग्राउंड हैंडलिंग एंड कार्गो मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल एंड कस्टमर सर्विस, एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एयर होस्टेस ट्रेनिंग, एयर एविएशन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट एंड कस्टमर केयर, एयर कार्गो प्रैक्टिसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, और डिप्लोमा इन एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ ट्रेनिंग विद ऑन जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। ये आपके 12 टाइप के कोर्स हैं, ये भी 1-1 साल के ही होते हैं। अब चलते हैं डिग्री कोर्सेज के ऊपर। देखिए डिग्री कोर्सेज में आपके आते हैं BBA, फिर MBA, ठीक है। BBA देखिए आप MBA तभी कर सकते हैं जब आपने कोई बैचलर डिग्री ले ली हो, ठीक है। यानी BBA अगर आपने कर लिया है तो आप MBA कर सकते हैं। फिर आपका ये हो गया पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एविएशन एंड हॉस्पिटल सर्विसेज, फिर आपका एयरपोर्ट ग्राउंड सर्विसेज, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड कस्टमर सर्विस स्ट्रीम, ठीक है। तो ये सारे आपके डिग्री कोर्सेज के अंदर आते हैं जिनकी ड्यूरेशन 3 साल आपकी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी हम एडमिशन प्रोसेस के ऊपर, या फिर उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार टॉप इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं इसके लिए, ठीक है।
तो इन सारे कोर्सेज को आप करना चाहें तो इन इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, ठीक है। फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, कॉलेज ऑफ एविएशन मुंबई, यूनिवर्सल एविएशन एकेडमी चेन्नई, जेट एयरवेज ट्रेनिंग एकेडमी, इंडिगो ट्रेनिंग सेंटर, ये आपने इसका भी लाइन भी सुना होगा, नाम भी इंडिगो एयरलाइंस, ठीक है। एयर होस्टेस एकेडमी बेंगलोर, एयर होस्टेस एकेडमी दिल्ली, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ, यहाँ पे ये नाम फिर से दिख नहीं रहा है, IGI नागपुर, ठीक है। सेंटर ऑफ सिविल एविएशन ट्रेनिंग CCAT राजीव गांधी मेमोरियल कॉलेज ऑफ, ठीक है। तो ये सारे आपके 9 कॉलेज हैं, टॉप इंस्टीट्यूट हैं, जो आप इसमें से अपना देख सकते हैं, जिसमें भी आप अपना करियर देखना चाहते हो आगे, जिसमें आपको लगता हो बेस्ट स्टडीज़ है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आप अपनी पर्सनल राय दूँ तो आप बेंगलोर या फिर इंडिगो एयरलाइंस में से कोई एक चुन सकते हैं, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हुए अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर के ऊपर, ठीक है। तो देखिए इसमें भी आपका एडमिशन 2 बेसों पे ही होता है। एक आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है, आप चाहें तो अपना डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें जैसे मैंने बताया मार्क्स का, और दूसरा है आपका एक अपना आप एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे भी अगर आप एंट्रेंस क्लियर कर देते हैं तो भी आपको एडमिशन जो है वो मिल जाता है, ठीक है, एयर होस्टेस के लिए, ठीक है, अगर आप चाहें तो, ठीक है, एयर होस्टेस के लिए आपको मिल सकता है। 2 बेसिस पे इसमें भी एडमिशन होते हैं, डायरेक्ट और एंट्रेंस के ऊपर, ठीक है। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहाँ कहाँ मिल सकती है, ठीक है, इसमें जब आप अपने कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो देखिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यहाँ पे 2, 4, 10 कंपनियों के नाम है, 7, 8, मैं उनके नाम एक बार ले देता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। इंडियन एयरलाइंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एयर इंडिया, अलायंसी एयर, सिंगापुर एयरलाइंस, टाटा, यूनाइटेड एयर, और आपकी यहाँ पे सहारा इंडिया, जेट एयरवेज, गो एयर, ब्रिटिश एयरवेज, क्वांटास एयरलाइंस और डेल्टा एयरलाइंस, ठीक है। आपकी ये सारी जो है वो है आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है ये कोर्स करने के बाद सारे, ठीक है। सैलरी अगर मैं बात करूँ, सैलरी ऑफ एयर होस्टेस, ठीक है, देखिए सैलरी आपकी अगर मैं बात करूँ, सैलरी ऑफ है ना एयर होस्टेस, ठीक है, इंटरनेशनल एयरलाइंस की एयर होस्टेस की सैलरी डोमेस्टिक एयरलाइंस की एयर होस्टेस से कहीं ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ये समझ गए होंगे इंटरनेशनल एयर होस्टेस जो होती है उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। फिर भी एक डोमेस्टिक एयरलाइंस की एयर होस्टेस की जो शुरुआती सैलरी होती है 25,000 से 40,000 रुपये तक हो सकती है। वहीं सीनियर पोजीशन पर आपकी कमाई 50,000 रुपये, आपकी सैलरी 50,000 से 50 लाखों रुपए तक हो सकती है, ठीक है। मतलब जब आपकी शुरुआती में लगती है, आपकी जब जॉब लगती है तो आपकी 25,000 से 40,000 के बीच में होती है, और जैसे ही आप थोड़े सीनियर हो जाते हैं वो आपकी जो सैलरी है वो 50,000 से लाखों में हो सकती है, ठीक है। अब बात करता हूँ आखिरी इसमें प्रमोशन के ऊपर। देखिए प्रमोशन के लिए ऐसा माना जाता है कि एयर होस्टेस का करियर 8 से 10 साल का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद वह बेरोजगार हो जाएंगी। बाद में प्रमोट कर सीनियर एयर होस्टेस बनाने के बाद उन्हें सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट बना दिया जाता है। वहीं ग्राउंड यूटीज या मैनेजमेंट में भी नौकरी मिल जाती है। तो ठीक है, ये आपका पूरा प्रमोशन रहता है और यही सारा आपका प्रोसीजर है एयर होस्टेस बनने का। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से मैंने आपको समझा दिया होगा एयर होस्टेस कैसे बनते हैं। 12th क्लास के बाद आपको पूरा कंप्लीट प्रोसीजर मैंने आपको बताया, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड, कोर्स टाइप, ठीक है, आपके टॉप इंस्टीट्यूट्स मैंने आपको बताया, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मैंने आपको बताई, ठीक है, आपका एडमिशन बेस मैंने बताया, डायरेक्ट एडमिशन, एंट्रेंस बेस एडमिशन, प्रमोशन बताया, सैलरी पैकेज बताया, सारी जो भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ें थी वो मैंने आपको एयर होस्टेस बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट मैंने आपको सारी यहाँ पे क्लियर कर दी है, ठीक है। अब आखिरी जो मैंने शुरू में कहा था 2 दिन वीडियो क्यों नहीं लाया, देखिएगा इस 2 दिन में वीडियो क्यों नहीं ला पाया मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा। देखिए 2 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है, ना नींद आ रही है ना कुछ हो रहा है, काफ़ी तकलीफ हो रही है, आंखों में दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं वीडियो भी ज़्यादा वो कहते हैं ना जोश से बना नहीं पा रहा, तो इसलिए मैंने सोचा 2 दिन अभी वीडियो नहीं बना पाया। मैं बिल्कुल आंखों में इतना दर्द हो रहा है, अगर मैं फ़ोन की लाइट भी देख रहा हूँ इस टाइम भी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आप इतना मतलब तकलीफ़ हो रही है, इसलिए मैंने 2 दिन से वीडियो नहीं बनाई। और अभी आगे का मैं देखता हूँ कब अगली वीडियो बनाऊँगा। अभी के लिए ये संडे स्पेशल वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई हुई थी। 2 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है, ना नींद आ रही है ना कुछ, बस मतलब एक कहते हैं ना घबराहट सी है वो मेरे को हो रखी है, इसीलिए मैं कोई वीडियो अभी ढंग से नहीं डाल पा रहा। लेकिन आज मैंने कहा था संडे है, तो मैंने कहा था इस रीत को हम या फिर इस प्रथा को या फिर इस परंपरा को नहीं तोड़ेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए मैं संडे स्पेशल वीडियो लाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। कोई भी डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए अपने करियर से रिलेटेड, आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।